वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पासिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था अपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे, दैट इज द एंट्री और पैसेज फॉर द वाटर के एंट्री के लिए जो पैसेज प्रोवाइड किया रहता है उस पैसेज को हमने स्टडी किया था दो तरीके से, दैट इज द अपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। देन उसमें हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया है कि व्हाट इज एक्टिव एंड पासिव ट्रांसपोर्ट। ओके, फर्स्टली तो आपको स्टार्टअप करना है विद द हेल्प ऑफ पासिव ट्रांसपोर्ट कि हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सब्सटेंस स्टडी करना है, वो है पासिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। ओके, तो पासिव ट्रांसपोर्ट किसे बोल रहे हैं हम? इससे पहले भी मैंने बोला है कि पासिव ट्रांसपोर्ट हम कब बोलते हैं कि इट इज अ नॉर्मल मेथड जहां पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, जहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स्ट्रा एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए या फिर एंटर करने के लिए सेल के अंदर, जहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनर्जी किसके फॉर्म में यूज होती है हर बार? एटीपी के फॉर्म में। ओके, ये डिस्कस किया है हमने कि जहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं रिक्वायरमेंट है फॉर द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसे हम बोलेंगे पासिव ट्रांसपोर्ट। दैट वे इज कॉल्ड एज अ पासिव ट्रांसपोर्ट। और पासिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इट इज नॉट अगेंस्ट, इट इज in the direction of concentration gradient के डायरेक्शन के थ्रू होता है या फिर उसके उसी डायरेक्शन के तरफ होता है। कंसिडर करो कि आपको बताया मैंने कि वाटर का जो फ्लो रहता है वो हायर टू लोअर रहता है। ओके, इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर डायरेक्शन। ओके, अब हायर टू लोअर डायरेक्शन है मतलब मेरे पास बहुत सारा है। अगर मेरे पास बहुत सारा है और उसमें से मैंने थोड़ा दे भी दिया तो उस चीज के लिए मुझे दर्द नहीं होगा या फिर कोई चीज पता नहीं चलेगी, यार है ना मेरे पास बहुत है, मैंने दे दिया। लेकिन वही चीज अगर मेरे पास पहले ही कम है और फिर मैंने उसको दे दी किसी को, मेरे पास पहले ही कम है और मैंने उसको दे दी किसी को। ओके, मेरे पास कोई भी चीज आप एग्जाम्पल ले सकते हो, पैसा रहो या फिर खाना रहे या जो भी, जिसके पास बहुत ज्यादा है और उसने दे दिया किसी को, तो देयर इज नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मतलब आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा या फिर एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे कि मुझे देना है। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जहाँ पे पहले ही कम है और पहले ही कम होते हुए हम दूसरों को अगर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं किसी चीज को किसी को देने के लिए। ओके, तो ये सीधा एग्जाम्पल है, बहुत है दे दिया तो नहीं एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो हम उसे बोलेंगे पासिव ट्रांसपोर्ट। उसे क्या बोलेंगे हम? पासिव। कि है मेरे पास, तू ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दैट इज अ पासिव। लेकिन एक्टिव किसे बोल रहे हैं हम? कि मेरे पास पहले ही कम है और मैंने उसमें से किसी को दे दिया, तो उस देने के टाइम मुझे जो एफर्ट्स लगेंगे देने के लिए, दैट एफर्ट्स इज कॉल्ड एज एनर्जी, उसे हम बोलेंगे एनर्जी। और वो एनर्जी रहती है इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो पासिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी एनर्जी है, तो पासिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मेरे पास है तो मैंने दे दिया। दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कि मेरे पास है, बहुत है, मैंने दे दिया। ओके, अब ये जो एब्सॉर्प्शन का तरीका होता है वाटर का, इट इज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। अभी एक बात ध्यान में रखना कि ट्रांसपिरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है कि लॉस ऑफ water from aerial portion of the leaf के एरियल पोर्शन में से लॉस ऑफ वाटर होना, उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ओके, अब पासिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली, मतलब यहाँ पे ड्रॉइंग, वाटर को ड्रॉ करने की जो मेथोडोलॉजी है या फिर ड्रॉइंग जो तरीका है ड्रॉ करने का, वाटर को खींचने का, वो होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, अब कंसिडर करो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जितना ज्यादा वहां पे ट्रांसपिरेशन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? इजीली वहां पे वाटर फ्लो करेगा। जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही ज्यादा वहां पे मैंने इससे पहले बोला है आपको कि रूट एब्सॉर्ब कर रहा है वाटर। अगर ऊपर से लॉस हो रहा है, ऊपर से पानी लॉस हो रहा है लीफ में से, तो ऑब्वियसली ये कॉलम्स कंटिन्यूस रहते हैं। देयर इज अ कंटिन्यूस कॉलम्स ऑफ वाटर कॉलम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द स्टेम। स्टेम के अंदर कंटिन्यूस कॉलम प्रेजेंट रहते हैं। अगर रूट वाटर को एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो कंटिन्यूस एब्सॉर्ब कर, जितना इधर लॉस होगा उतना ही रेट उसका बढ़ेगा।
क्योंकि अंदर जो वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल जो वहां पे जो जाइलम है, उस जाइलम में टेंशन क्रिएट होगा, और बिकॉज ऑफ दैट टेंशन क्या होगा कि इजीली वाटर वहां पे एब्सॉर्ब किया जाएगा, वहां पे कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ओके, सो देयर इज नो एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पे नहीं लगेगी। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी कि अब ये ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है, लेकिन पासिव ट्रांसपोर्ट में हमको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगी है, राइट ना, कि पासिव ट्रांसपोर्ट में हमको कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगी है। अब ध्यान में रखो कि हमने रेस्पिरेशन चैप्टर डिस्कस किया था, उस रेस्पिरेशन चैप्टर में हमने रेस्पिरेशन का मतलब क्या कि जो फोटोसिंथेसिस में बना था एटीपी या ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज बना था, उसके साथ में एटीपी बना था, वो सब एनर्जी थी जो फोटोसिंथेसिस में बनी थी। रेस्पिरेशन में हमने इसका क्या किया, इसको डिसॉल्व किया, उसको ब्रेक किया, एनर्जी को ब्रेक किया। एनर्जी को ब्रेक किया मतलब क्या कि किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, राइट ना। लेकिन जहां पे एनर्जी ही लग नहीं रही है, इजीली कोई भी चीज हो रही है, यहाँ पे वाटर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रेशर, तो हम उसे बोलेंगे पासिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन के रेट पे कोई भी अफेक्ट, या फिर रेस्पिरेशन इसको, इस पासिव ट्रांसपोर्ट को कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो इट इज अबाउट दी पासिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिक्ट के साथ या फिर उसके डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल का। ओके, उसके डायरेक्शन में अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जितना ज्यादा, जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ, मतलब इजीली फ्लो हो रहा है तो विद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो ये हो गया पासिव ट्रांसपोर्ट। नाउ सेकेंडली वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव वर्ड में ही आपको पता है कि वहां पे एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, एक्टिव वर्ड में ही आपको पता चल रहा है कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, राइट ना। सो फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या बोलेंगे हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पहला ही वर्ड आएगा देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड है वहां पे, किस चीज के लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। अगेंस्ट, ये अगेंस्ट कैसे रहेगा, इट इज अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या कि मेरे पास कम है और उसमें से मैं किसी को दे रहा हूं, मेरे पास कम है और मैं उसमें से किसी को दे रहा हूं, यहाँ पे पहले ही है। अगर कंसिडर करो कि एक सेल है, सेल के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ओके, कंसिडर करो कि हमारा पेट पूरा भरा हुआ है, हमारा खाना हो चुका है खाके, फिर भी हमारे सामने किसी ने अगर जबरदस्ती से आके आप ले लो थोड़ा सा खा लो, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली खाओगे। ओके, क्या बोलोगे कि यार ठीक है मैं पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो लेता हूँ, मतलब पहले ही ज्यादा है और इधर कम है तो आपने इधर से ले लिया, मतलब क्या कि ये चीज करने के लिए पहले ही भरा हुआ है फिर से आप खा रहे हो, तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उस चीज को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो वहां पे जो ड्रॉइंग फोर्स रहेगा, वाटर को ड्रॉ करने वाला ड्राइविंग फोर्स जो रहेगा, वाटर को ड्रॉन करने वाला इनसाइड द सेल, वो क्या रहेगा, रूट प्रेशर, दैट इज द रूट प्रेशर, वो रहेगा रूट प्रेशर। अब ये रूट प्रेशर क्या कर रहा है, जो भी वाटर को अंदर ले रहा है या फिर न्यूट्रिएंट से उसको ले रहा है, जो पहले ही है फिर से ले रहा है। ओके, सो दैट इज लोअर टू हायर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दैट इज एटीपी। Expenditure of energy is required for the absorption of water or absorption of molecules, that is we called as a active transport. Then active transport are two types. Active transport के फिर से दो टाइप आपको प्रोवाइड किए हैं, वन है ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट और दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट वन ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट और दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक
ट्रांसपोर्ट. ओके, ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट एंड नॉन ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट. अब देखो हमें अभी ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट देखना है. ओके, फर्स्ट वन ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट. ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट क्या देखेंगे हम ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट में? एक्चुअली दो टाइप दिए आपको, ये ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक. ये जो ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट है, देयर इज नॉट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड एनर्जी, नॉट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड एनर्जी. पूरी तरीके से हम बोल नहीं पा रहे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है. देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल लिया है मतलब एक एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पे एक रूट प्रेशर का तरीका, जैसे हमने एसेंट ऑफ सैप में, सॉरी, जैसे हमने पाथवे स्टडी किए हैं. पाथवे में क्या देखा है आपने? यहाँ पे रूट हेयर है. ओके, ये रूट हेयर क्या कर रहे हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. देन यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन प्रेजेंट है, राइट? द कॉर्टिकल सेल. कॉर्टिकल सेल के बाद में हमने क्या देखा? इंडोडर्मिस प्रेजेंट है. इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप है. ओके, देन वहां पे पेरीसाइकिल प्रेजेंट है. पेरीसाइकिल के बाद में वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, तो हम यहाँ पे जाइलम निकल लेते हैं और ये फ्लोएम. ओके, दीज आर द फ्लोएम. देन अगेन जाइलम. ओके, अब ये रूट हेयर क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है. दीज आर द रूट हेयर. ओके, अब ये रूट हेयर क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है. वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? ये पहले एब्जॉर्ब करेगा, देन ये पास होगा पेरेन्काइमेटस सेल में से, जो कॉर्टिकल सेल है. कॉर्टिकल सेल से जाएगा इंडोडर्मल सेल में. इंडोडर्मल सेल से जाएगा कहाँ पे जाएगा? देयर इज अगेन ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स दी पेरीसाइकिल. पेरीसाइकिल में जाएगा और पेरीसाइकिल के बाद में जाएगा जाइलम में, क्योंकि पता है आपको कि वाटर ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टोर्ड इन जाइलम. जाइलम में उसको स्टोर किया जाता है, क्योंकि उसको क्या करना है? अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको बॉडी के, प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स के, अदर जो बॉडी पार्ट्स है वहां तक उसको पहुंचाना है. तो क्या होगा? ऑब्वियसली तो ये यहाँ तक आना चाहिए. ओके, तो ये कैसे आएगा? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर. वहां पे कंटिन्यूस फ्लो है और उस कंटिन्यूस फ्लो की वजह से वाटर के अंदर प्रेशर, रूट के अंदर प्रेशर क्यों? क्योंकि एक भर रहा है. सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल, वाटर ट्रांसमिट हो रहा है. टर्गिड, फ्लासिड, टर्गिड, फ्लासिड, टर्गिड. ये हमने डिस्कस किया व्हाट इज टर्गिड एंड व्हाट इज फ्लासिड. तो ये कंटिन्यूस यहाँ पे वाटर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है. एक सेल में आ रहा है, दूसरे सेल में जा रहा है. एक सेल से खाली हो रहा है, फिर से नेक्स्ट सेल में बढ़ रहा है. तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस वाटर वहां पे अंदर आ रहा है. तो वो सेल के अंदर, उस रूट के अंदर क्या हो रहा है? रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जिसे हमने रूट प्रेशर बोला था. और बिकॉज ऑफ दैट रूट प्रेशर वो क्या होगा? अप टू द जाइलम पहुंचेगा. और जाइलम के बाद में यहाँ जो स्टेम है या फिर लीफ है, उसके प्लांट्स के अदर बॉडी पार्ट्स तक वो रीच करेगा. एंड देयर इज नो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड रहती है. ओके, तो वो हो गया ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट, जिसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट. और ये किसके हेल्प से होता है? इट इज ऑकर विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर. इट इज ऑकर विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर. तो हम इसे बोलेंगे कि इट इज अ एक्टिव काइंड ऑफ ऑस्मोटिक रूट प्रेशर. इसे बोलेंगे ऑस्मोटिक रूट प्रेशर. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन. नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन. non-osmotic absorption. ओके, अब जहां पे हम नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पूरे तरीके से अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा. अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स again from lower to higher direction, lower to higher direction. Okay, lower to higher direction होगा मतलब there is a requirement of extra energy. There is a requirement of extra energy. अब कोई भी चीजें अगर आपको मिनरल को ट्रांसमिट करना है, अगर मिनरल आपको ट्रांसपोर्ट करना है, अगर वो सेल के बाहर ज्यादा है,
सॉरी सेल के बाहर कम है और ऑलरेडी सेल के अंदर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यहाँ पे एफर्ट्स लगेगा मिनरल को अंदर जाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को अंदर जाने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे रेट ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे अफेक्ट करता है। ओके, अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो गया तो इस पे अफेक्ट करेगा। रेस्पिरेशन का रेट कब लोअर होता है? रेस्पिरेशन का रेट कब लोअर होगा? जब मोर अमाउंट में वहां पे ग्लूकोज या एटीपी ब्रेक डाउन नहीं होगा। ओके, अगर ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो रेस्पिरेशन लोअर डाउन हो जाएगा। ओके, अगर उस रेस्पिरेशन का रेट अगर लोअर डाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली जो नॉन ऑस्मोटिक है, जहां पे एब्सॉर्प्शन नहीं है, डायरेक्टली आपको अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपको उसको मॉलिक्यूल को सक करना है, फिर आपको वाटर को सक करना है, एब्सॉर्ब करना है, तो उस टाइम आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेगा उस चीज को करने के लिए, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेगा उस चीज को करने के लिए। तो वो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए जो रेस्पिरेशन वहां पे अफेक्ट करेगा। ओके, मैंने पहले बोला था कि एक्टिव पासिव ट्रांसपोर्ट में रेस्पिरेशन अफेक्टेड नहीं रहता है, लेकिन जहां पे हम पासिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं वहां पे रेस्पिरेशन रेट अफेक्ट करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप एटीपी का यूज करोगे उतना ज्यादा रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा होगा, और जितना कम रेस्पिरेशन होगा उतना एक्सपेंडिचर भी एनर्जी का कम होगा। ओके, तो रेस्पिरेशन वहां पे अफेक्ट कर रहा है किस चीज को? फॉर द नॉन ऑस्मोटिक या फिर ऑस्मोटिक ट्रांसपिरेशन, सॉरी नॉन ऑस्मोटिक और ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन। मतलब ये दोनों भी चीजें हैं जो किसी पर्टिकुलर चीजों की वजह से या फिर पर्टिकुलर रेट के वजह से, जो अगेंस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, जो जहां पे अगर लोअर से हायर जा रहा है, तो उस टाइम जब एफर्ट्स लगते हैं एब्सॉर्प्शन के लिए, वाटर के एब्सॉर्प्शन के लिए या फिर मिनरल के एब्सॉर्प्शन के लिए, तो एफर्ट्स को बोलेंगे हम नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन, उसे बोलेंगे नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन। वहां पे हमने देखा कि वाटर इजीली ड्रॉन ऑफ हो जाता है बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। यहाँ पे रूट प्रेशर नहीं है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर को बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब करने के लिए वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी फॉर द नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन। Now we have to discuss about the what? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। अब जैसे हमने नॉन ऑस्मोटिक देखा है कि जहां पे पुअर सप्लाई अगर ऑक्सीजन का रहा तो भी वो अफेक्ट करेगा, अगर ऑक्सीजन लेस अमाउंट में वहां पे प्रेजेंट है तो भी उस चीज को वो अफेक्ट करेगा। ओके, मतलब नॉन ऑस्मोटिक में अगर वो ऑक्सीजन का अमाउंट, सॉइल में ऑक्सीजन का अमाउंट अगर लेस है या फिर उसकी फर्टिलिटी लेस है, तो इससे पहले मैंने बोला है कि अगर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना है तो आपको क्या चाहिए, एब्सॉर्प्शन का रेट बढ़ाना है तो क्या चाहिए। कल ही हम प्रीवियस लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर अफेक्टिंग एब्सॉर्प्शन पे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। तो ये पहले बोला है हमने कि जहां पे अगर सॉइल की जो एरिएटेड सॉइल अगर पुअर होगी या फिर उसकी फर्टिलिटी कम होगी तो एब्सॉर्प्शन का रेट कैसे होगा, ऑब्वियसली लोअर डाउन होगा। तो ये नॉन ऑस्मोटिक होगा, वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहे हैं उस चीज को एब्सॉर्ब करने के लिए। अगर पुअरली ऑक्सीजन है या फिर पुअरली न्यूट्रिएंट्स वहां पे प्रेजेंट है या फिर रेस्पिरेशन लोअर डाउन हुआ है, तो ये सब की सब चीजें अफेक्ट करेगी नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन को। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, जिसे हम एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं। एसेंट ऑफ सैप किसे बोलेंगे हम? एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विथ मिनरल, transport of water with a mineral from lower direction towards the upward direction against the gravity। आपको पता है कि रूट सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं
और सॉइल से रूट को वाटर एब्जॉर्ब करना है। सिर्फ वाटर नहीं आता उसमें, उसमें मिनरल्स भी आते हैं। तो जो भी वो मिनरल्स प्लस वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं रूट, उसको लोअर डायरेक्शन से लेके अपवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के डिफरेंट प्लांट पार्ट में उसको प्रोवाइड करना है। कहां से, फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड डायरेक्शन। और वो जो प्रोसेस है, वो जो डायरेक्शन पास ऑन की जो प्रोसेस है, वो जो डायरेक्शन है फ्रॉम लोअर टू फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, उस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लस मिनरल को बोलते हैं हम एसेंट ऑफ सैप। उसे बोलेंगे हम एसेंट ऑफ सैप। अब ये एसेंट ऑफ सैप अगर आपको डिस्कस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो वस्कुलर सिस्टम रहती है प्लांट्स में, जैसे हम बात कर रहे हैं अगर ये स्टेम है तो स्टेम में जाइलम और फ्लोएम रहेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है वस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है हर जगह पे। रूट भी अगर रहे तो वहां पे भी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अब ये जो जाइलम है, उस जाइलम में जो प्रेजेंट है वो जाइलम की जो कंडक्टिंग सिस्टम है, जैसे उस कंडक्टिंग सिस्टम में जाइलम में क्या आएगा, जाइलम, ट्रकीड्स एंड वेसल्स all are participate in the process of translocation of water। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर में ये तीनों की तीनों चीजें वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके सिवा ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर नहीं हो सकता। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम है, वस्कुलर बंडल की ये कंडक्टिंग सिस्टम है। ये कंडक्टिंग सिस्टम क्या कर रही है, वाटर को ड्रॉन कर रही है फ्रॉम लोअर डायरेक्शन टू अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ उस चीज को प्रूव करने के लिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर को प्रूव करने के लिए वहां पे आपको कुछ थ्योरी प्रोवाइड की है, जैसे वाइटल थ्योरी है, फॉर एग्जांपल रूट प्रेशर थ्योरी, ट्रांसपिरेशन थ्योरी, कोहेजन थ्योरी। तो वो डिफरेंट थ्योरीज आपको प्रोवाइड की है। और उस थ्योरी में सबसे पहले आपको स्टडी करनी है रूट प्रेशर थ्योरी। ओके, रूट प्रेशर थ्योरी में हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, इसे ही हम वाइटल थ्योरी भी बोलते हैं। वाइटल थ्योरी जहां पे हम क्या प्रूव कर रहे हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है ये प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर में आपको प्रूव करने के लिए एक पॉट लेना है। उस पॉट में आपको एक प्लांट ग्रो करना है, आपको डायग्राम प्रोवाइड की है। ओके, इसको कट करना है एक अबाउ द सॉइल, और अबाउ द सॉइल कट करने के बाद में यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट लगाना है जिसे हम मैनोमीटर भी बोलते हैं, मैनोमीटर। ओके, यहाँ पे कट दिया है हमने, ये मशीन का स्टंप है, यहाँ पे आपको कट करना है विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। राइट, देखो अब ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आपको लेना है, एक पॉट लेना है, पॉट में एक प्लांट को ग्रो करना है। उसका स्टेम जहाँ पे एक्चुअली ये जो सिचुएशंस है इसे हम एक्सलूडेशन भी बोल सकते हैं। एक्सलूडेशन ऑफ इट इज अगेन कॉल्ड एज अ ब्लीडिंग। ओके, क्या हो रहा है कि जो स्टेम आपने उस पॉट में लगाया है, उस स्टेम को अबाउ द सॉइल नाइफ से कट कर दो। ओके, कट दी स्टेम फ्रॉम अबाउ द सॉइल अप टू द सम डिस्टेंस। कट करने के बाद में क्या होगा कि जो प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबल रहता है प्लांट्स में। ओके, ऐसे वाटर में आपको ये जो प्रोसेस है या फिर रूट प्रेशर का जो है थ्योरी आपको वहां मिलेगी स्टडी करने के लिए। तो आपको क्या दिखेगा, जहां पे आपने कट लगाया अप टू द जाइलम, ये स्टेम है और ये वस्कुलर बंडल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अप टू द जाइलम आपको कट लगाना है। और कट लगाने के बाद में आपको क्या पता चलेगा कि देयर इज सम सब्सटेंसेस और सिक्रीशंस कमिंग आउट फ्रॉम दैट जाइलम। उस जाइलम में से कुछ सिक्रीशंस बाहर आ रहे हैं, और उस सिक्रीशंस को हमने बोला है एक्सक्लूडेड मटेरियल बोल सकते हैं। जो बाहर आया हुआ सिक्रीशन है उसे ब्लीडिंग भी बोलते हैं। ओके, ब्लीडिंग हम जब कब यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमको एक कट लगता है, वहां से ब्लड बाहर निकलता है, तो हम उसे ब्लीडिंग बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्लेंटी ऑफ वाटर, जहाँ पे प्लांट्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रोवाइड होता है, मतलब कंटिन्यूअस वाटर उनको अवेलेबल रहता है,
ओके, तो वो क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, और वाटर एब्जॉर्ब करते टाइम वहां पे ऑब्वियसली वन सेल्फ एसिड, वन सेल्फ कैसे रहेगा, एक सेल भरा हुआ रहेगा, एक सेल खाली रहेगा, एक सेल भरा हुआ रहेगा, एक सेल खाली। तो जो सेल भरा है वहां पे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि वाटर एंटर किया है। ओके, तो हर एक जगह पे वहां पे बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर वहां पे उस जगह पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है, और उस हाइड्रोस्टैटिक को प्रेशर को हम रूट प्रेशर भी बोलते हैं। और उस रूट प्रेशर की वजह से वो जो वाटर है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी अप टू द एरियल पोर्शन वहां पे पहुंच जाता है, रीच हो जाता है। ओके, तो ये सिक्रीशन वहां से बाहर निकलेगा, ये सिक्रीशन वहां से बाहर निकलेगा, जिसे हम एक्सक्लूडेड मटेरियल या फिर ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। देखो यहाँ पे कट लगाया आपने, यहाँ पे पहले कट लगाने से पहले कट लगाने के बाद में आप यहाँ इस मीटर में अगर देखो तो ये पहली पोजीशन ऐसी रहती है, यहाँ पे वो मटेरियल आपको मिलेगा, यहाँ पे वो इसकी जो क्वांटिटी है जो एक्सक्लूड हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। ओके, उसके बाद में अगर आप देखो तो ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है ये बढ़ जाएगा, और इसकी पोजीशन यहाँ पे दिखेगी आपको, दिस वन। ट्रांसपिरेशन पुल मतलब जो कॉलम्स फॉर्मेशन हुए हैं, वाटर का अपटेक जो है, यहाँ पे आपने कट लगाया। ओके, यहाँ से सिक्रीशन बाहर निकल रहा है, बाहर निकलते टाइम फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे रहेगा, ये जो वाटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, वाटर की जो लेवल है यहाँ तक रहेगी। उसके बाद में जितना ज्यादा वो प्रेशर बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा उसकी क्वांटिटी ऐसे 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 आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो मतलब जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी देर में आप देखोगे तो ये लेवल जो है बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है, वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब पहले आपने यहाँ ऑब्जर्व किया, उसके बाद में यहाँ पे मतलब वाटर की लेवल राइज अप होती जा रही है बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। ये कट क्यों लगाया है, ये कट इसलिए है कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व हो जाए कि यहाँ से कुछ सिक्रीशन बाहर निकला, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, और अगर वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये चीजें हमने इस मैनोमीटर में ऑब्जर्व की कि पहले यहाँ था, फिर वो बढ़ के यहाँ जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। ओके, अब एक गटेशन एक क्राइटेरिया दिया है आपको। गटेशन मीन्स क्या, एक्सक्लूडेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फॉर्म में वाटर बाहर निकलना, लिक्विड के फॉर्म में वाटर बाहर निकलना, उसे भी हम बोल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता है कि रेनी सीजन में या फिर जो ग्रासेस है, ग्रासेस के टिप पे वाटर आके रुक जाता है। ओके, वहां पे एक स्पेशल काइंड्स ऑफ वेन्स रहती है उस लीफ में। तो जिस प्लांट्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर है, ड्यूरिंग मॉर्निंग के टाइम में ट्रांसपिरेशन का रेट लोअर हो जाता है, धूप तपने की रहती है तो उसके वजह से ट्रांसपिरेशन लोअर हो जाता है। तो उस टाइम में वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रॉपलेट वहां पे जाके जमा हो जाएगा। ओके, तो हो गया एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकलना, जैसे हमने एक्सक्लूडेशन यहाँ पे स्टडी किया है। कुछ फर्न जैसे जो प्लांट्स है वहां पे क्या होता है कि फर्न्स में सॉल्ट बाहर निकलता है उनके ग्लैंड्स में से, उसे हेडाथोड्स भी बोलते हैं। आपको नहीं दिया है एक्चुअली हेडाथोड्स, ये आपके जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि वहां पे क्या होगा कि उन फर्न में से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्ट है वो सॉल्ट बाहर निकलता है, इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। उस ड्रॉपलेट में सॉल्ट का अमाउंट, कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा रहता है। ओके, तो जब ट्रांसपिरेशन हो जाता है, इवापोरेशन हो जाता है, तो उस टाइम वो जो वाटर का कंटेंट है वो एक वेपर के फॉर्म में निकल जाता है, लेकिन जो सॉल्ट या फिर कैल्शियम है उस ग्लैंड्स पे या फिर उस प्लांट के पार्ट पे वैसे ही व्हाइटी डस्टी अपीयरेंस होके वहां पे स्टोर। बहुत प्लांट्स देखे होंगे कि जहाँ पे लीव्स पे आपको डस्टी अपीयरेंस फॉर्मेशन हुआ दिख रहा, तो वो जो डस्टी अपीयरेंस है उसे हम उस ग्लैंड्स को, उस प्लांट्स में चॉक ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ओके, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या हो जाता है, प्लांट्स के बाहर निकल आता है किसी चीजों की वजह से या फिर किसी सिचुएशंस की वजह से, क्योंकि सिचुएशंस उस पर अफेक्ट करती है। ओके, सॉइल की क्वांटिटी अफेक्ट करती है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, एनवायरमेंट अफेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर कैसा है वो अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें रूट प्रेशर को अफेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम लोअर डायरेक्शन टू अ हायर डायरेक्शन। ओके, लोअर डायरेक्शन से लेके हायर डायरेक्शन तक वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सो इट इज अबाउट द ascent of sap and this is the first theory, root pressure theory. Thank you.